नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस चैनल के माध्यम से हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक कवर कर रहे हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंडियन पॉलिटी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरोड किया गया था हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी के बारे में कहा है कि जो डीपीएसपी है वो है नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ आर द फिलोसफी एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि जो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर द कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये एक इंट्रोडक्शन हो गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी से रिलेटेड। देन फीचर्स जानेंगे, फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। फर्स्ट है डीपीएसपी डिनोट्स आइडियल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग लॉज। कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो इन सिद्धांतों को, डीपीएसपी को, जो उसके अंदर आइडियल्स दिए गए हैं उनको ध्यान में रखकर ही, कीप इन माइंड, ध्यान में रखकर ही पॉलिसीज बनाए और कानून बनाए। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड एनेक्टिंग लॉज। देन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस। डीपीएसपी आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशंस टू स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। मतलब डीपीएसपी जो है वो एक तरह से संवैधानिक दिशा निर्देश हैं और सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन दी गई है स्टेट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, कि वो लेजिस्लेटिव मैटर्स में, यानी कानून बनाते समय, विधान बनाते समय, कानूनी मामलों में, एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, कानून को लागू करते समय, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, प्रशासनिक कार्यों में, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए। देन आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 फर्स्ट डीपीएसपी है। आर्टिकल 36 के अंदर स्टेट जो टर्म है वो दी गई है, मीनिंग बताया गया है कि स्टेट क्या होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जो स्टेट टर्म दी गई है पार्ट 4 में, पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है, पार्ट 4 में जो स्टेट की जो डेफिनेशन, मीनिंग दिया गया है, और जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, जो पार्ट 3 में जो स्टेट की डेफिनेशन, मीनिंग दिया गया है वो सेम मीनिंग है। पार्ट 4 और पार्ट 3 में जो स्टेट टर्म दी गई है उसका मीनिंग सेम है। ठीक है, तो स्टेट इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, ऑल लोकल अथॉरिटीज, यानी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं या पंचायतें हैं वो सब स्टेट का पार्ट है। थर्ड, ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज इन कंट्री, ये भी स्टेट का पार्ट है। ठीक है। सेकंड है डीपीएसपी मेयरली अनदर नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एन्यूमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो डीपीएसपी जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ही दूसरा नाम है। ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डीपीएसपी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, IOI। तो क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस? ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि दी जाती थी गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया। क्या लाइन है? डीपीएसपी आर instrument of instructions which were issued to the Governor General and to governors of the colonies of India by British government under a Government of India Act 1935।
यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती थी इंडिया, गुलाम इंडिया के गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को, क्योंकि इंडिया उस समय एक कॉलोनी थी। किसकी? ब्रिटेन की। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। ठीक है, तो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ही जो दूसरा नाम है, आज का नाम है, वो है डीपीएसपी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? देखिए, डीपीएसपी, द ओनली डिफरेंस, नाउ दीज इंस्ट्रक्शंस are not given to governor general and to governors of the colonies of India, but given to the legislature and executive of independent India। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आज की डेट में लेजिस्लेचर को, यानी पार्लियामेंट को, या फिर स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर्स को दी जाती हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, सरकार को दी जाती है, गवर्नमेंट को। थर्ड फीचर है डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। यानी डीपीएसपी के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्राम दिए गए हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, सोशल प्रोग्राम दिए गए हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम दिए गए हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, डीपीएसपी के अंदर। और डीपीएसपी का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो क्या है? रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आउटलाइंड इन प्रियम्बल। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसके अंदर जो हाई आइडियल्स दिए गए हैं, हाई आइडियल्स, आदर्श, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना। तो ये जो चार हाई आइडियल्स दिए गए हैं प्रियम्बल के अंदर, उनको ग्राउंड रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करना, उनको आइडिया है, वो काल्पनिक है, वो माइंड में है, प्रियम्बल में है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर उतारना, रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आउटलाइन इन प्रियम्बल। और क्या लक्ष्य है? वो है दे एम्बॉडी वेलफेयर स्टेट, नॉट पुलिस स्टेट। तो क्या फर्क है इसमें? देखिए, पुलिस स्टेट, पुलिस से वर्ड, पुलिस क्या करती है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है। पुलिस स्टेट का क्या कार्य है? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देखना। तो जब हमारा देश गुलाम था 1947 से पहले, ड्यूरिंग कॉलोनियल इरा, उस समय पुलिस स्टेट हुआ करती थी। ठीक है, गवर्नमेंट का इतना ही काम होता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लेकिन आज की डेट में जब देश आजाद हो चुका है, 1947 के बाद से इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? वेलफेयर स्टेट में पुलिसिंग तो होगी ही होगी, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन रखेगी ही सरकारें, साथ में सिटीजन्स की वेलफेयर की, भलाई की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। वेलफेयर कैसे? जैसे एजुकेशन, लिटरेसी रेट हाई करना, हेल्थ, इंश्योरेंस, तो इन सभी तरफ ध्यान देना, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, देन और क्या एम है? टू सीक, डीपीएसपी ऑल्सो सीक टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन कंट्री। देखिए, डीपीएसपी के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिवली दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, इसलिए सीक टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, देन फोर्थ जो फीचर है डीपीएसपी का, वो है कि डीपीएसपी इज नॉन जस्टिशिएबल। ये नॉन जस्टिशिएबल है, ये कंपल्सरी नहीं है सरकारों के ऊपर। सरकारें इन डीपीएसपी को, सिद्धांतों को फॉलो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इंप्लीमेंट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, ये लेकिन एक ड्यूटी है जिसे सरकार को फॉलो करना चाहिए, ये कर्तव्य है स्टेट का, गवर्नमेंट का। नॉन जस्टिशिएबल है, नॉट लीगली एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, यानी कि इन्हें कोर्ट के द्वारा
इसके वोलेट होने पर, डीपीएसपी के वोलेट होने पर, तोड़े जाने पर इसे कोर्ट के द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता लीगली। ठीक है, नॉट लीगली एनफोर्सेबल है ये। इसके वोलेट होने पर कोई भी भारत का नागरिक कोर्ट में जाकर न्याय की मांग नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये नॉन जस्टिशिएबल है, भले ही नॉन जस्टिशिएबल है। गवर्नमेंट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। कंपलसरी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, लोकल लेवल की हो, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। ठीक है, देन आर्टिकल 37 जो है वो कहता है, आर्टिकल 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। यानी कि आर्टिकल 37 कहता है कि भले ही ये नॉन जस्टिशिएबल है डीपीएसपी, फिर भी ये जो सिद्धांत दिए गए हैं डीपीएसपी, ये कंट्री की गवर्नेंस के लिए, शासन प्रशासन के लिए ये फंडामेंटल है, नींव है। ठीक है, ये मूल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि वो कानून बनाते समय, लॉ मेकिंग के समय इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए। It shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। फिफ्थ जो फीचर है वो है, though DPSP is non-justiciable yet help the courts in examining and determining the constitutional validity of law। यानी कि जो DPSP है वो नॉन जस्टिशिएबल है, उसे कोर्ट के द्वारा लागू जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता और वो गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, और क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, फिर भी कोर्ट के लिए ये डीपीएसपी इज वेरी हेल्पफुल। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि कोई भी कानून उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, वो वैलिड है या अनवैलिड है, वो वैध है या अवैध है, तो ये देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए और डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट को हेल्प करता है। किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन और एग्जामिन करने के लिए डीपीएसपी जो है वो कोर्ट्स को हेल्प करता है। ठीक है, then if a court finds that the law in question seeks to give effect to DPSP, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 and Article 19। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो लॉ है, जो कि जिस पर सवाल उठाया गया है कि वो संवैधानिक है या नहीं है, उस कोर्ट को, अगर कोर्ट को लगे कि ये जो लॉ है ये डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ऐसे में उस लॉ को रीजनेबल घोषित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगर वो टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, देन इट मे कंसीडर सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स जो सिटीजन्स के हैं उससे रिलेटेड है। अगर वो लॉ इनको तो वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को, पर वो डीपीएसपी को इफेक्ट पहुंचा रहा है और इंप्लीमेंट कर रहा है, देन उस लॉ को रीजनेबल घोषित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, एंड सेव सच लॉ फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, और उसको, उस कानून को बचाया जा सकता है असंवैधानिक होने से। ठीक है ना। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं, इनकी कोई भी क्लासिफिकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई, फिर भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है और किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन की ये जो डीपी प्रिंसिपल है वो किस, उसका कंटेंट क्या है और वो क्या डायरेक्शन दे रहा है, क्या दिशा निर्देश दे रहा है सरकार को, हैं
इसी के आधार पर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सेकंड कैटेगरी है गांधीयन प्रिंसिपल, थर्ड कैटेगरी है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो पहले जानेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। तो पहला है, पहले तो ये जानो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का क्या एम है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, उसका एम है एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना और राष्ट्र को वेलफेयर स्टेट की ओर ले जाना। ठीक है, तो ये जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं ये सरकार को दिशा निर्देश देते हैं और कहते हैं दे डायरेक्ट द स्टेट। आर्टिकल 38 सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 38 कहता है दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 38 है ये सरकार को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है और कहता है कि वो प्रमोट करे वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के कार्य करे, प्रमोट करे बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए कि जिससे कि लोगों की भलाई हो सके, उनको सामाजिक न्याय मिल सके, आर्थिक न्याय मिल सके और राजनीतिक न्याय मिल सके। एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा है एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, कि ये जो भेदभाव है, ये जो असमानता है, इनइक्वालिटी है इनकम को लेकर के, कि अमीरी और गरीबी, अमीर बहुत ज्यादा अमीर और गरीब बहुत ज्यादा गरीब, इस असमानता को, इस इनइक्वालिटी को कम करा जाए, मिनिमाइज किया जाए, उनके सभी लोगों को बराबर अवसर मिले, जो ठीक है ना, फैसिलिटीज बराबर की मिले, स्टेटस उनका वो भी बराबर का हो। ठीक है, ये जो बाद वाला सिद्धांत है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, इस सिद्धांत को बाद में ऐड किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। देन है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, की जितने भी नागरिक हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का, यानी कि उनको जॉब मिले, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए या तो जॉब मिले या फिर वो अपना खुद का कोई छोटा मोटा या बड़ा व्यापार कर सके, उनको अधिकार मिले। ठीक है, राइट मिले, जॉब प्रोवाइड करे सरकारें। ठीक है, बी क्लोज कहता है द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, यानी कि ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं जिनको पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली किया जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, संसाधनों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है ना, ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, सी क्लोज है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के जो साधन है, संसाधन है, या फिर जो वेल्थ है, राष्ट्र का जो धन है, ठीक है, प्रिवेंट किया जाए। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो प्रिवेंट करे, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ से होती है? देखिए, प्रोडक्शन के क्या क्या सोर्सेज हैं, संसाधन है, साधन है। देखिए, किसान अपने खेत में खेती करता है, ठीक है, वो फसल उगाता है तो वहां से प्रोडक्शन होती है। ठीक है, फसल आती है, बीज आते हैं, प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, या फिर कोई कॉटन उगा रहा है तो वो कपास, वो फिर फैक्ट्रीज में जाएगा। ठीक है, तो वहां भी प्रोडक्शन हो रही है, कहीं धागा बन रहा है, स्पिनिंग
और कहीं कपड़ा बन रहा है, कहीं शर्ट बन रही है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोडक्शन है। या फिर मिल्क की प्रोडक्शन होती है, दूध। तो ये जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो साधन है या फिर जो राष्ट्र का धन है, वो 1-2% लोगों तक सीमित ना रह जाए, कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। ये सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है कि वो प्रिवेंट करे, कॉन्सेंट्रेट होने से रोके। ऐसी नीतियां बनाए कि वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और जो राष्ट्र का धन है वो सभी के अंदर रहे, वो पैसा जो है वो सर्कुलेट करे, व्यापारी के पास भी जाए, किसान के पास भी जाए, मजदूर के पास भी जाए, वकील, डॉक्टर, सबके पास जाए, उद्योगपति, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, मध्यम व्यापारी, सबके पास जाए, ठीक है। तो यही बात की गई है, प्रिवेंट करे, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। डी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। महिला हो या पुरुष हो, सभी को बराबर काम करने पर बराबर वेतन दिया जाए। अगर किसी काम को करने पर एक मैन को, एक आदमी को अगर 1000 रुपये दिए जाते हैं, तो महिला अगर वही काम कर रही है, उतना ही काम कर रही है, तो उसको भी 1000 ही दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको 700-800 दे करके ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ई प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। सरकार का दायित्व है कि वो वर्कर्स और चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं या फिर जो मजदूर वर्ग है, वर्कर्स हैं, उनकी हेल्थ का, उनकी स्ट्रेंथ का, ताकत का, ठीक है, ध्यान रखे, उसकी हेल्थ का को प्रिजर्व करे। किस चीज से? फोर्सिबल एब्यूज, ठीक है, इससे प्रिजर्व करे, उनके हेल्थ का, उनकी स्ट्रेंथ का ध्यान रखा जाए, बचाव किया जाए, फोर्सिबल एब्यूज ना हो उनके साथ, ठीक है, उनको धक्के से धकेला ना जाए। एफ अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये सरकार का दायित्व है कि वो बच्चों की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 39, ये डीपीएसपी है, ठीक है। तो इसको, इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को इससे रिलेटेड अलग अलग कानून बनाने होंगे, एक्ट पास करने होंगे, ठीक है। देन आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 क्या कहता है? ये सरकार को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है स्टेट को, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। कि ये सरकार का दायित्व है, जिम्मेवारी है कि वो इक्वली जस्टिस प्रोवाइड करे, प्रमोट करे, समान तौर पर न्याय प्राप्त हो सबको। ऐसा नहीं हो सकता कि अमीर को न्याय मिल जाए, गरीब को ना मिले। इसलिए कहा गया है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर पुअर्स, क्योंकि एक न्याय प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो महंगी प्रक्रिया है, वकील करने पड़ते हैं, उनको फीस देनी पड़ती है, क्योंकि एक महंगा प्रोसेस है, एक गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो कहीं न्याय प्राप्त करने से वंचित ना हो जाए, उसका अत्याचार के कारण शोषण ना हो, इसके लिए कहा गया है कि जो गरीब है उसको फ्री लीगल एड दी जाए, फ्री में उसको कानूनी सहायता दी जाए, ठीक है। तो ऐसे नियम बनाए कि जिससे कि गरीबों को फ्री लीगल एड दी जाए और इक्वल जस्टिस प्रमोट हो सके, ऐसे सरकार नियम बनाए। तो ये सरकार का दायित्व है। फिर है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 सरकार को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। यानी कि यह सरकार का दायित्व है कि वो
सिक्योर करे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सभी नागरिकों को दे, ठीक है। और राइट टू वर्क, कि लोग काम कर सके, ये अधिकार दे। एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई युवा बेरोजगार है या कोई भी बेरोजगार है तो उसको सहायता दे सरकार। कैसे दे सकती है सहायता? जैसे एक पॉलिसी बनाई गई है बेरोजगारी भत्ता की पेंशन दी जाए जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना। या फिर जो ओल्ड एज है, जिस बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। सिकनेस इंश्योरेंस कराए जा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, कोई बीमार है तो उसकी सहायता करने के लिए। एंड डिसेबलमेंट, कोई दिव्यांग है, विकलांग है, उसको क्या दिए जा सकते हैं? उसको भी पेंशन दी जा सकती है और दी जाती है, डिसेबलमेंट पेंशन दी जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल 41 सरकार को दिशा निर्देश देता है कि वो शिक्षा का अधिकार, काम करने का, वर्क का जो है वो उसका अधिकार, और वो एक पब्लिक असिस्टेंस, एक हेल्प प्रोवाइड करे लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार है या कोई बूढ़ा है या सिकनेस या डिसेबलमेंट से रिलेटेड, ठीक है। देन है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 सरकार को दिशा निर्देश देता है, कहता है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जो कोई औरत माँ बनने वाली है तो उसको अलग से हॉलीडेज दी जाए, रिलीफ दिया जाए, कोई अलग से उसको असिस्टेंस, हेल्प दी जाए, रिलीफ दिया जाए, मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। और अगर वो काम कर रही है तो उसको एक न्याय संगत और एक मानवीय उसको काम दिए जाएं। वर्किंग कंडीशन जो हो वो बहुत ही गधे वाले काम ना हो, बल्कि अच्छे से उसकी ध्यान रखा जाए। टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट, न्याय संगत, एंड ह्यूमेन कंडीशंस, मानवीय परिस्थितियां दी जाए वर्किंग कंडीशन जो हो। देन आर्टिकल 43 ये सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। ये सरकार की जिम्मेवारी है, उसका दायित्व है कि वो वर्कर्स को, सभी वर्कर्स को, ऑल वर्कर्स, सभी वर्कर्स को के लिए सिक्योर करे लिविंग वेज को। एक होती है मिनिमम वेज, मिनिमम वेज में क्या आएगा? रोटी, कपड़ा एंड मकान। और लिविंग वेज में क्या आएगा? लिविंग वेज में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा उसकी हेल्थ, स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, एजुकेशन एंड उसका इंश्योरेंस, ये सब आ जाएंगे। कि वर्कर से आपने काम करवाना है तो उसकी शिक्षा का, उसके बच्चों की ऐसी उनको वेज दी जाए जिससे कि वो अपने बच्चों की शिक्षा का ध्यान रख सके, इंश्योरेंस हो सके, उसको वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सके, ठीक है। टू सिक्योर लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सके, डिसेंट हो, एंड सामाजिक, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है ना। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। देन है आर्टिकल 43A, ये सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है टू टेक स्टेप्स to secure the participation of workers in the management of industries, कि जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर ऐसे स्टेप उठाए सरकार कि जो वर्कर्स हैं उनको भागीदारी मिल सके इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर उनको पार्टिसिपेशन मिल सके। ऐसे स्टेप्स सरकार, ऐसे कदम उठाए। देन है आर्टिकल 47, ये सरकार को दिशा निर्देश देता है और कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ।
यानी कि ये आर्टिकल सरकार को दिशा निर्देश देता है, कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लोगों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, उनके न्यूट्रिशन को रेज किया जाए, इंक्रीज किया जाए, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और जब हेल्थ और न्यूट्रिशन अच्छा होगा, जब उनका स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ दिमाग होगा, तो वो कार्य भी कर सकेंगे अच्छे से और पैसा कमा सकेंगे। तो जब ये सब कुछ होगा देन उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है।